हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा की। प्रसार शिक्षा में कल हमने जो देखा था वो देखा था भारत के परंपरागत व्यवसाय, यानी कि हमारे भारत के कौन-कौन से ऐसे परंपरागत व्यवसाय हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था जो कृषि है हमारा, कृषि एक भारत का बहुत ही पुराना और परंपरागत व्यवसाय है। इसी के साथ-साथ मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई हो गया, कसीदाकारी हो गया, चित्रकला हो गया, शिल्प कला हो गया, वास्तुकला यानी कि और इसी के साथ-साथ विशिष्ट पाक प्रणाली के बारे में हमने चर्चा किया था। आपने देखा था कृषि के बारे में समझा था। इसी के साथ-साथ आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट था आपका याद करने वाला था वो था आपका हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में आपने देखा था कि हस्तशिल्प में अगर हम बात करें कशीदाकारी की, चाहे हम बात करें आपके मिट्टी के बर्तन बनाने की, या अगर हम बात करें जो हमारा स्टेट वाइज़ है जैसे कि उड़ीसा का शोला शिल्प फेमस है, कर्नाटक का चन्नपट्टन की मूर्तियाँ जो हैं, पत्थर की मूर्तियाँ जो हैं, उसी के साथ-साथ आपका कशीदाकारी हो गया, जो बुनाई वगैरह होते हैं। बाँस के शिल्प हमने देखे थे, महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट देखा था, राजस्थान के कठपुतली के बारे में समझा था, असम का जो आपका बाँस का शिल्प है उसके बारे में समझा था। नारियल के खोल से जो शिल्प बनाया जाता है, हमने उसके बारे में समझा था। इसी के साथ-साथ हमने ये भी देखा था कि जो हमारी भारत की पाक प्रणाली है, ये किस तरह से हमारे भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की पाक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे भारत में मसालों का उत्पादन होता है, वो विश्व में सबसे अधिक होता है और यहीं से इसका निर्यात भी किया जाता है। हमारा भारत तो उत्पादक है ही, साथ ही साथ निर्यातक भी भारत ही है हमारा, जो पूरे विश्व में मसालों को पहुँचाता है। इसी के साथ-साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो गरम खाने का प्रचलन है, हमारा ही ऐसा देश है जहाँ पर हर दिन आपको गरम खाने दाल, चावल, सब्जी, रोटी दोनों टाइम मिलता है। बाकी ऐसा और कहीं पर ये प्रथा नहीं है। तो हमारा जो भारत देश है, ये खान-पान के मामले में भी सबसे अलग है और हमारे यहाँ जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, ये आज से नहीं बहुत पहले से ही ये व्यवसाय हमारा चलता आ रहा है। लेकिन अब जो हमारी हस्तशिल्प कला है और जो हमारी वास्तुकला है, इनमें कुछ चुनौतियाँ आ गई हैं। चुनौतियाँ कैसी आ गई हैं? तो जैसे जो लोग हाथ का कार्य करते हैं, हाथ से शिल्प बनाते हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनका मेहनताना है, वो भी नहीं निकल पाता है और जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएँ होती हैं, ये काफ़ी महँगी होती हैं। तो हर कोई इसे खरीदना नहीं चाहता है। इसी वजह से इसमें कमी भी आ रही है और लोग मतलब मेहनत ज़्यादा करते हैं, कम इनको जो मिलता है मज़दूरी या पैसा जो भी है, वो बहुत कम मिलता है। मतलब इतना नहीं मिलता कि ये अपने परिवार का अच्छे से भरण-पोषण भी कर सकें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस अपने शिल्प कला से दूर होते चले जा रहे हैं। अब हमें अपने शिल्प कला और जो हमारी वास्तुकला है, उसको बचाए रखने के लिए कुछ तो प्रयास करने होंगे। तो हमने देखा था कि हम जो हमारी नई-नई डिज़ाइन लाएँगे, मतलब जो हम पुराने कलाकार थे यानी जो पुराने कलाकृतियाँ थी, कलाकार नहीं, जो पुरानी कलाकृतियाँ थी मतलब जो पुराने डिज़ाइन बनाए जाते थे, उनके स्थान पर हम नए डिज़ाइन बना सकते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, पर्यावरण हितैषी जो हमारे कच्चे माल हैं, उनका उपयोग करेंगे। लोगों को सुविधाएँ देंगे, उनको सीखने के लिए संरक्षण प्रदान करेंगे। तो कुछ इस तरह से प्रयासों से जो हमारा हस्तशिल्प है, उसको हम बचा सकते हैं। तो कल हमारी चर्चा इतनी बातों पर हुई थी, इतनी चीज़ों को कल हमने समझा है। उम्मीद है कि आज आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा, ठीक? कल की क्लास को हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इससे पहले हमने व्यवसाय पर चर्चा नहीं किया था।
तो अगर आप में से जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है, तो कल की क्लास जाकर ज़रूर देखिएगा। वो आपको इसी यानी कि जो आपका प्रसार शिक्षा वाली प्लेलिस्ट है, वहीं पर आपको मिल जाएगी, कहीं और भागने-दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे सुकार्यकी के बारे में, यानी कि एर्गोनॉमिक्स के बारे में। और ये नाम आप सभी ने सुना है। इस नाम से आप सब बाखूबी परिचित हैं। तो आज क्वेश्चन तो आपने देख लिया है। अब इसी के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या है ये सुकार्यकी, ठीक? अगर हम सुकार्यकी को समझें, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि सुकार्यकी यानी कि ये जो आपका एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक्स मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान है। यानी कि ये जो आपका सुकार्यकी है, ये जो आपका एर्गोनॉमिक्स है, ये मनुष्य और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं या फिर जो मशीन है और कार्य कार्य परिवेश के बीच में संबंध का विज्ञान है। अगर हम सुकार्यकी के अर्थ को समझें, तो सुकार्यकी का अर्थ क्या होता है? कार्य और स्थल यानी कार्य तथा कार्यस्थल को सुगम कार्यस्थल को सुगम एवं कुशल बनाना। मतलब ऐसे सभी कारकों और लोगों के गुणों को विकसित करना जो कार्य की कुशलता को प्रभावित कर सकें। अगर हम और थोड़ा-सा इसे सरल शब्दों में समझना चाहें, तो सुकार्यकी जो है, सुकार्यकी अपने-अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है, ताकि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण के साथ उनके जटिल अंतर संबंधों को समझा जा सके। यानी कि सुकार्यकी क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में हम समझें, तो जो सुकार्यकी है, ये अपने-अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है। यानी कि जो व्यक्ति अपने-अपने कार्यस्थल पर जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है, ताकि जो व्यवसाय संबंधी आवश्यकताएँ हैं, आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण के साथ उनके जटिल अंतर संबंधों को समझा जा सके। ठीक? ये जो आपका एर्गोनॉमिक्स है, ये एर्गोनॉमिक्स जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होता है एर्गॉन। एर्गॉन का मतलब होता है काम करना और नॉमिक्स जो है, नॉमिक्स का अर्थ होता है आपका प्राकृतिक नियम। ठीक? बस अब ये जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हमने हर कार्य देखा या कोई भी प्रोग्राम देखा, तो उसका एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है? एर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य ऐसी कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, कर्मचारियों द्वारा स्वीकार्य, कार्य के निष्पादन तथा उसकी उत्पादकता के अनुकूल हो। क्या हो? इसका उद्देश्य ये होता है, जो हमारी एर्गोनॉमिक्स है या सुकार्यकी है, इसका उद्देश्य ये होता है ऐसे कार्य परिस्थितियों का निर्माण करना। यानी कि इसका उद्देश्य ये होता है कि ये ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, कर्मचारियों के द्वारा उसको अपनाया जाए, स्वीकार किया जाए, कार्य के निष्पादन और उसके अनुकूल यानी कि उसकी उत्पादकता के अनुकूल हो। हमारी कार्य जो सुकार्यकी है, उसका यही उद्देश्य होता है। अब जो हमारी सुकार्यकी है, यानी कि सुकार्यकी के अवधारणा के अंतर्गत सुकार्यकी की अवधारणा के अंतर्गत मनुष्य एवं मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है।
यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनुष्य और मशीन के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो आपका एर्गोनॉमिक्स होता है, ठीक? ये सुकार्यकी क्या है? सुकार्यकी की अवधारणा के अंतर्गत मनुष्य एवं मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। वो मशीन है और जैसे कहा जाता है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ इस तरह के। मतलब ये जो मशीन है और जो मनुष्य है, हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा वहां उपयोग की जाने वाली मशीनों एवं उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले तनाव व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्थिति उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब ये जो सुकार्य की है, इसको ऐसे उपयोग किया जाए ताकि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो। या हम ये कह सकते हैं कि सुकार्यकी से होता क्या है, तो जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको सहायता मिलती है, ठीक? उन्हें किसी भी तरह का तनाव ना हो, या हम कह सकते हैं कि उनके भार को कम करने के लिए ये सुकार्यकी उपयोगी होता है, ठीक? तो आपने क्या देखा? आपने ये समझा कि जो हमारा सुकार्यकी है, इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा वहाँ उपयोग की जाने वाली मशीनों, उपकरणों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए ताकि उन्हें उपयोग करने वाले तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्थिति ना उत्पन्न हो, उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक? अब ये तो आपने देखा जो इनके तनाव और इनको क्या कह सकते हैं, समस्या कोई ना उत्पन्न हो। अब इसके हम कई पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। जैसे जैसे श्रमिक क्षमता, यानी कि शारीरिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षमता क्या है? कार्य की माँग क्या है? यानी कि जिसमें आप शामिल हैं, कार्य की प्रकृति और जटिलता क्या है? कर्मचारियों की आवश्यकता क्या है? अवधि क्या है? मुद्रा क्या है? इसी के साथ-साथ कार्य प्रवेश। कार्य प्रवेश यानी कि कार्यस्थल पर होने वाला जो शोर है, आर्द्रता है, कंपन है, प्रकाश है, ताप है, क्या कैसे हैं? हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक? इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें, ये तो आपका आ गया सुकार्यकी की आवश्यकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारा सुकार्यकी है, इसका अध्ययन आप 4 स्तंभों पर कर सकते हैं। जैसे एक तो आपका हो जाता है मानवमिति, यानी कि शरीर का आकार और माप कैसा है। जैविक यांत्रिकी क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक विज्ञान। इन 4 स्तंभों पर आपको इसका जो अध्ययन है वो आधारित रहता है, ठीक? अब हमें ये समझना है कि सुकार्यकी की आवश्यकता क्या है? क्यों मतलब ये सुकार्यकी हम क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्यों ये हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता क्या है? नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। तो कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं या क्यों किया जाता है, हम थोड़ा-सा उसको समझते हैं। तो जब आप कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना को कम करना, उसकी गंभीरता को कम करने के लिए हम सुकार्यकी का उपयोग करते हैं। क्यों? जैसे जो आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्यस्थल पर चोट लगने की जो संभावनाएँ हैं, उसको कम करना। आपको पता ही होगा कि आप देखते हैं कि आए दिन व्यक्ति को कार्य करते समय कहीं न कहीं चोट लग जाती है, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो इन्हीं गंभीरताओं को कम करने के लिए हम सुकार्यकी का उपयोग करते हैं। दूसरा है आप मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए। जैसे मानव है तो स्वाभाविक रूप है कि वो गलती करेगा, दुर्घटनाएँ होंगी, दुर्घटनाएँ कभी-कभी बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती हैं। तो इन्हीं दुर्घटनाओं से निपटने के लिए या इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुकार्यकी का प्रयोग करना होता है, ताकि जो गलती होने की संभावना है, जो मानव से गलती होने की चांसेस हैं, उनको कम किया जा सके, दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। ठीक?
अगला पॉइंट क्या है? अगला ये है कि कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जो कर्मचारी हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए, हम इसलिए सुकार्यकी का प्रयोग करते हैं। ठीक? अगला है मानवीय उत्पाद संबंधी त्रुटियों को कम किया जाए। यानी कि जो मानवीय या फिर उत्पाद संबंधी त्रुटियां हैं उनको कम किया जाए। जैसे मानो अगर कोई कार्य करता है तो गलती ज़्यादा होती है। जब मशीन बिल्कुल ठीक है, अगर हम कोई कार्य मशीन से कर रहे हैं तो क्या वो गलती करेगा? नहीं, हमने उसको एक बार सेट कर दिया, फिर वो काम करता रहेगा, करता रहेगा। तो जो मानवीय गलतियाँ हैं या उत्पाद संबंधी जो भी त्रुटियाँ हैं, उनको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एर्गोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक? अगला क्यों कर सकते हैं हम? अगला ये है कि चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना को कम करने के लिए। जैसे जब मानव कार्य करता है तो वो क्या होता है, उसको चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो मानव है उसके चोट को या चोट लगने की संभावनाओं को, समस्याओं को कम करने के लिए हम एर्गोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं। और आपको पता ही है कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य के कार्यों को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये सुकार्यकी का प्रयोग किया जाता है। आपने अभी तक इतना पढ़ा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा सुकार्यकी है, इसका उपयोग हम व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, यानी कि जो उसकी उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के लिए, व्यक्ति को आराम देने के लिए, उसको दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, जो उत्पाद संबंधी त्रुटियाँ हो रही थी, उनको सुधारने के लिए, इन सभी वजहों से हम सुकार्यकी का प्रयोग करते हैं या इन सभी के लिए सुकार्यकी की आवश्यकता होती है। इसी में हमारा अगला बिंदु जो है वो ये होता है कि सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध करा के कर्मचारियों की रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करना। वही जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा सुविधाजनक हो जाए, यानी कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे थोड़ा सा आराम मिले। साथ ही साथ सुरक्षित कार्य प्रवेश उपलब्ध हो, उसे किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, कोई चोट ना लगने की संभावना हो। कर्मचारियों को रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करना, यानी कि जैसे जो कर्मचारी हैं उनके रोजगार, जब उनका उत्पादक अच्छा होगा, कार्य अच्छे से निपटेगा, उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, तो ऐसे में उनको संतुष्टि भी तो प्राप्त होगी। तो सुविधाजनक एवं सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध करा के कर्मचारियों की रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए हमें सुकार्यकी की आवश्यकता है। ठीक? ये आपने समझा सुकार्यकी की आवश्यकता। अच्छा, अगर जैसे आवश्यकता तो हमने देख लिया, अगर हमने यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाए सुकार्यकी के लाभ, अब आपने आवश्यकता तो देख लिया, अगर हम लाभ यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो क्या आप ये नहीं बता सकते हैं कि हम इसके अगर लाभ को देखें तो चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं या कम करने में ये लाभकारी होता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, त्रुटियों को कम और कार्य दोबारा करने की आवश्यकता को कम करता है। यानी कि जब हमारी त्रुटियाँ कम होंगी तो हमें चीज़ों को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं, आपने क्या कह सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए, हमने मान लिया कि आपने एक कढ़ाई की, ठीक? जब आपने कढ़ाई की, तो उसमें आपने कहीं न कहीं त्रुटि कर दी या कहीं पर आपसे डिज़ाइन में गलती हो गई, तो आपको उसे तो दोबारा करना पड़ेगा। तो वही बताया जा रहा है कि जब आप सुकार्यकी का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में आपकी त्रुटियाँ कम होंगी और आपको कार्य दोबारा करने की आवश्यकता भी कम होगी। और साथ ही साथ आपकी दक्षता भी बढ़ेगी, यानी कि आपके उत्पाद बढ़ेंगे, समय कम लगेगा, आप चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा, समय की बचत भी होगी। इसी के साथ-साथ जो खराब स्वास्थ्य है या दुर्घटना है या तनाव के कारण जो भी होने वाली अनुपस्थिति है, वो भी कम होगी। जैसे कोई
व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, अब उसे तनाव भी होगा या मान लेते हैं कोई दुर्घटना हो गया, उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो कार्य आपका रुक जाएगा या वो व्यक्ति आ नहीं पाएगा। लेकिन जब आप सुकार्यकी का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में व्यक्ति के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, दुर्घटनाएँ भी होने की संभावना कम हो जाती हैं। व्यक्ति को तनाव नहीं रहेगा, उसे प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें ये कार्य इतने जल्दी से पूरा करना है क्योंकि उसने सुकार्यकी का प्रयोग कर लिया। कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाना, यानी कि कर्मचारी जो हैं उनका सुकार्यकी से जो उनका मनोबल होता है वो बढ़ सकता है। तो ये इसके कई लाभ हैं, हालाँकि आपने जब आवश्यकताएँ देखी हैं तो आपने इनको भी समझ लिया है, ठीक? तो इसीलिए मैंने आपको अलग से नहीं करवाया ये जो आपका सुकार्यकी के लाभ हैं, क्योंकि आपने आवश्यकताओं में इन सारी चीज़ों को पहले ही समझ लिया। हमने कुछ यहाँ पर अलग से नहीं देखा, ठीक? अगर आप सुकार्यकी को एक उदाहरण के तौर पर समझें, तो जैसे मानते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक? एक व्यक्ति यानी कि एक ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो कि उसके मापदंड के अनुरूप नहीं है। मतलब जैसी वो कुर्सी होनी चाहिए वैसी वो कुर्सी नहीं है, फिर भी वो उस पर बैठकर कार्य कर रहा है। तो होगा क्या? कुछ दिन बाद ऐसी कुर्सी पर जब वो घंटों बैठेगा, तो उस व्यक्ति के जो पीठ है उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब इस दर्द से अगर उसको दर्द हो रहा है तो वो ऑफ़िस नहीं आएगा, ऑफ़िस नहीं आएगा तो उसका कार्य रुक जाएगा, कार्य रुक जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति को तनाव भी होगा और कार्य तो रुक ही गया है। तो अगर सुकार्यकी के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो कुर्सी है, फर्नीचर जैसे आप कुर्सी की बात कर लें, कुर्सी की ऊँचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की ऊँचाई और उसके शरीर के आकार के अनुसार समायोजित हो जाए, तो कुर्सी की टाँगें ऐसी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति गिरे नहीं। मतलब आपको उसको ऐसे बैठने की व्यवस्था करनी है, जिससे कि उसको तकलीफ़ ना हो और वो आराम से बैठकर कार्य भी कर सके। तो ये आपका होता है कह सकते हैं ये आपका क्या होता है सुकार्यकी। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपका जैसे वो कह सकते हैं कि कुर्सी नीचे है और वो या कुर्सी आपकी ऊँची है और टेबल आपका नीचे है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, अभी आप सपोज़ करिए कि आप मान लीजिए काफ़ी नीचे बैठे हैं, ठीक? काफ़ी नीचे बैठे हैं और जो आपका स्टडी टेबल है वो ऊँचा है। तो उसके लिए आपको अपना गर्दन उठाना पड़ेगा, आपके हाथों को काफ़ी ऊपर रखना पड़ेगा और आपको देखने में भी तकलीफ़ होगी। तो आप थोड़ी ही देर बैठ पाएँगे, उसके बाद आपके गर्दन में दर्द होने लगेगा, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा, आप चीज़ों को देख नहीं पाएँगे या 1 घंटे की भी क्लास नहीं ले पाएँगे। तो ऐसे में समस्या होगी, आप क्लास नहीं ले पाएँगे, तनाव में रहेंगे, आपका जो कह सकते हैं जो क्लास चल रही है वो भी छूट जाएगी, वो भी एक समस्या है। तो आप ऐसे में सुकार्यकी के जो सिद्धांत हैं उनका पालन कर सकते हैं। आप अपने लेवल की कुर्सी लाइए, जो आपका स्टडी टेबल है उसको लेवल का बनाइए। तो ऐसे में आपका जो पढ़ने का तरीका है, एक तो आपके कमर वगैरह में या गर्दन में कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप चीज़ों को आसानी से पढ़ पाएँगे, आपके समय की बचत होगी, आपके तनाव से भी मुक्त रहेंगे, साथ-साथ आपके शरीर में कहीं दर्द भी नहीं होगा, ठीक? तो हमें जब भी हम ऐसे कार्य करें, तो जो कार्यस्थल हो हमारा, जो हमारा कार्यस्थल हो या जो हमारा उपकरण हो या जो हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे अनुकूल हो, हमारे कार्य के अनुकूल हो, कम्फ़र्ट होना चाहिए उसमें, तभी जाकर हमारा कार्य हो पाएगा। सुकार्यकी पर समुचित ध्यान देने से जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की जो उत्पादकता है और उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है, क्योंकि काम के दौरान कर्मचारियों को स्वयं को वस्तुओं को डिज़ाइन के अनुसार बार-बार स्वयं की व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। और आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो आपने ये देखा कि विभिन्न रोज़गार संबंधी पहलुओं का विस्तार आपने समझ लिया कि हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम उसमें कैसे जो है अपना ये सुकार्यकी का उपयोग करके अपने कार्य को, अपने उत्पादकता को बेहतर बना सकते हैं, उसमें गुणवत्ता ला सकते हैं।
अगर भाई आपको कोई चीज़, मान लीजिए आप किचन में ही काम कर रही हैं, किचन आपकी हाइट से काफ़ी ऊँचा है, आप एड़ी उठा-उठा के कार्य कर रही हैं, या आपने मान लीजिए एड़ी ना उठाई, आपने कोई एक छोटा-सा स्टूल बनाया है, या हमारे यहाँ तो पीढ़ा बोलते हैं, जो इसे छोटा-सा होता है, करीब कह सकते हैं 4-6 इंच का होता है, या 10 इंच का मान लेते हैं, जो ऊँचा वाला होता है, आप उसको रख के कार्य कर रही हैं किचन में, और थोड़ा-सा आपका पैर इधर-उधर हुआ, आप गिर गईं। हुआ क्या? एक तो काम आपका रुक गया, जो आप कार्य कर रही थी वो रुक गया, आपका स्वास्थ्य अलग से बिगड़ा, आपको तनाव अलग से हुआ। तो ये परेशानियाँ होती हैं, जब हम सुकार्यकी का उपयोग करेंगे तब कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक? ये आपने एक छोटा-सा टॉपिक था आपका सुकार्यकी, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप थोड़ा-सा इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ये तो आपने बात कर ली सुकार्यकी की, और सुकार्यकी की बस इतना छोटा-सा ही था। अब हम बात कर लेते हैं उद्यमिता के बारे में। उद्यमिता क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, और एक जो उद्यमी होता है, एक उद्यमी की कुछ विशेषताओं को, या कहें तो उसके लक्षण के बारे में थोड़ा-सा हम समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने तो बुक लिया है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का, या जो भी मतलब किसी भी राइटर की बुक ली है, ये आपके चाहे वृंदा सिंह मैम हो, चाहे कोई और राइटर हो, अब आप सोच रहे होंगे ये तो उसमें दिया नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। आप अपनी छोटी क्लास की बुकों को उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, और आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। तो पढ़ना तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। तो हम पढ़ लेते हैं, नुकसान क्या है पढ़ने में? हम पढ़ने से थोड़ी ना पीछे भाग रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा-सा समझते हैं कि उद्यमिता क्या है? उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। क्या है? तो जो उद्यमिता है आपका, ये एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य होता है। अगर हम बात करें उद्यमियों का, यानी कि ये उद्यमियों का कार्य क्या होता है? उद्यमियों का मुख्य कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिजाइन को प्रतिरूप में नव परिवर्तनों, आविष्कार द्वारा बदलना होता है, या फिर जो नई तकनीकी हैं, नई सुविधाएं हैं, सुधारों द्वारा नए उपयोगी वस्तु या पुराने को नए तरीके से बनाना होता है। होता क्या है? तो जो उद्यमी होते हैं, उद्यमियों का मुख्य कार्य होता है कि किसी उत्पाद के उत्पादन या फिर डिजाइन को प्रतिरूप में नव परिवर्तन या आविष्कार द्वारा बदलना होता है, या फिर जो नई तकनीकी विधियां, सुधारों के द्वारा नई वस्तुओं को पुरानी, या जो हमारी नई वस्तुएं हैं या फिर जो पुरानी हैं, उनको नए तरीके से बनाना होता है। एक उद्यमी व्यक्ति जो होता है, एक उद्यमी व्यक्ति वह है जो एक प्रकार के परिवर्तन का एक उद्यम या फिर व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है। उद्यम का मतलब व्यवसाय, उद्यमी का मतलब व्यवसायी, ठीक? तो एक उद्यमी व्यक्ति या एक व्यवसायी व्यक्ति वो है जो इस प्रकार के परिवर्तन को एक उद्यम या व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है। किस प्रकार के? तो जो वही या तो जो नई चीज़ें हैं उनका, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको नए तरीके से बनाना होता है। उद्यमी सभी आवश्यक संसाधनों को अपनी जो कुशाग्र बुद्धि से है उसको जुटाता है, और इसे जीविका के लिए भी प्रयोग करता है। अगर हम एक उद्यमी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो एक उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। क्या करता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविक रूप देने का जोखिम उठा सकता है, और आपको पता है कि जो हमारा व्यवसाय होता है, ये जोखिम पर चलता है। जो व्यक्ति जितना जोखिम उठा पाता है, वो उतना अच्छा उसका व्यवसाय चल पाता है, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम होता है ना, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना है।
एक उद्यमी नवप्रवर्तक या रचनात्मक, सुव्यवस्थित, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। अगर जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, वो उद्यमी नहीं बन पाता है। कहते हैं ना कि बिना रिस्क के कोई कार्य नहीं होता है। जब आपने रिस्क लिया है, तो उसका आपको सफलता आपको मिलेगी ही, लेकिन आपको रिस्क लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भारत में भी आप देखेंगे ऐसे कई उद्यमियों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं जिनके पास वस्तुओं को देखने के लिए कल्पना, दृश्य और विचार थे। आपने नाम सुना होगा धीरूभाई अंबानी का, जेआरडी टाटा का, श्री नारायण मूर्ति का। ये लोग क्या थे? ये लोग बिना रिस्क लिए क्या इतना नाम कमा लिए, इतना पैसा, इतनी धन, इतनी दौलत। एक ये इनका ना एक बड़े व्यवसायी हैं ये लोग ना। तो बड़े व्यवसायी या व्यवसायी वही होते हैं जब वो जोखिम उठाते हैं, और इन्होंने जोखिम लिया। ये जो आपकी कह सकते हैं उद्यमी गतिविधियां हैं, उद्यमी गतिविधियां संगठन या कंपनी के प्रकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न या अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं। उद्यमी वृत्ति छोटी व्यक्ति परियोजनाओं, सूक्ष्म इकाइयों से लेकर बड़े-बड़े उद्यम तक भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी इनमें प्रमुख औद्योगिक संस्थान भी होते हैं, जो कि उद्यमी के अतिरिक्त अनेक लोगों को रोजगार भी देते हैं। उभरते उद्यमियों की सहायता से आज कई प्रकार के संगठन हैं, जिसमें से आपका राजकीय एजेंसी, वैज्ञानिक संस्थान और संगठन हो गए, वित्तीय संस्थाएँ जैसे कि आपका बैंक हो गया, और कुछ स्वैच्छिक संस्थाएँ भी इसमें आती हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसे जो एक उद्यमी है, उस उद्यमी व्यक्ति में क्या लक्षण होने चाहिए, या आप कैसे समझ पाएँगे कि ये व्यक्ति उद्यमी है? ठीक? तो एक उद्यमी में या एक उद्यमी व्यक्ति में कुछ ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएँ ज़रूर होनी चाहिए, जो उसे एक औद्योगिक संगठन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, बनाता है। अब इसमें कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है जब आप एक उद्यमी की पहचान कर रहे हों, या आपको ये पता करना हो कि ये व्यक्ति उद्यमी है या नहीं। तो जो एक उद्यमी व्यक्ति होगा उसमें कुछ लक्षण आपको ज़रूर दिखेंगे, जैसे कड़ी मेहनत करने की इच्छा। जो व्यक्ति उद्यमी है या जो उद्यमी है, उसमें कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। जब व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, और मेहनत करने वाले को सफलता मिलती ही मिलती है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तभी तो हम चीज़ों को सीख पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो जो आपके उद्यमी हैं, उनमें कड़ी मेहनत की इच्छा होनी चाहिए। वो कड़ी मेहनत करेंगे तभी अपने व्यवसाय को आगे ले जा पाएँगे। दूसरा, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल। उनमें इतना कौशल होना चाहिए कि वो योजनाओं को बना सकें, योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें। उनमें ये क्षमता होनी चाहिए, ये कौशल होना चाहिए। इसी के साथ-साथ वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल उनमें होना चाहिए। यानी कि वित्त, जो धन की बात कर रहे हैं वो, सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल उसके अंदर होना चाहिए कि किस तरह से व्यक्तियों और समय का वो प्रबंधन कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये उद्यमी का एक ये कौशल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्यमियों का कौशल क्या है? तो व्यक्तियों और समय का प्रबंधन करना, वित्त वित्त की व्यवस्था करना, योजनाएँ बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रबंधन के कह सकते हैं कौशल होते हैं, या उद्यमी व्यक्ति के कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका ज़रूरी जोखिम उठाने का साहस। ये जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो उसे ये जोखिम उठाना होगा कि पहले वो अपनी लागत लगाएगा। ऐसे जैसे बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं कि जब हमारा धंधा थोड़ा चल जाएगा, तब हम इसमें पैसा लगाएँगे। नहीं, जोखिम आपको लेना होगा, पहले आपको पैसा लगाना होगा। जब आप पैसा लगाएँगे तो आपका ये रिस्क पे आपको अपने लगाना होगा कि हमारा धंधा चला, फिर अच्छा है, नहीं चला तो हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं।
तो जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, वो ये रिस्क लेते हैं कि हाँ, हमारा प्रॉफ़िट होगा, तो इतना प्रॉफ़िट होगा, अगर लॉस होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हम इतना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचें कि नहीं, अगर हमने जैसे अपने मार्केट में ₹100 लगाया है, तो हम ₹200 ही लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए कि अगर हम देंगे तो सिर्फ़ अपना ₹50 ही देंगे। तो इस तरह से आपको रिस्क लेना होगा, तभी जाकर आपका जो है वो मार्केट से आप पैसा निकाल पाएँगे। तो कोई भी जब उद्यमी व्यक्ति है, व्यवसाय में लगा रहा है, तो उसके अंदर जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। अगला है, एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की या प्रारंभ करने की योग्यता और तत्परता। ऐसा ना हो कि जो उद्यमी व्यक्ति है वो सिर्फ़ एक कार्य करे। जो उद्यमी व्यक्ति है उसमें कई कार्यों को एक साथ करने की योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए, ठीक? अगला क्या बिंदु है? अगला आप ऐसे देख सकते हैं, अगला क्या बिंदु है? आरंभ किए गए कार्य के लिए आवश्यक कौशलों को सीखना और प्राप्त करने की योग्यता। अब जैसे कोई भी कार्य हुआ, अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके बारे में सारा ज्ञान हो, सब कुछ वो जानता ही हो। लेकिन उसके अंदर इतनी कौशल होनी चाहिए कि वो चीज़ों को सीख सके, योग्यताओं को पा सकें। क्या आप जहाँ भी हैं, क्या आपको जब आप पैदा हुए थे तब से इतना आपको ज्ञान है? आप पढ़ाई के मामले में या हम पढ़ाई को छोड़ दीजिए, आप सिलाई-कढ़ाई ले लीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिलाई-कढ़ाई करते होंगे। तो ये सिलाई-कढ़ाई भी व्यावसायिक स्तर पर तो होता ही होता है। तो जैसे जो व्यक्ति सिलाई-कढ़ाई करता है तो वो सीखता है, जैसे हर कोई नहीं सीख सकता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, 1 महीने 2 महीने सीखेंगे तब भी उनको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कौशल ही नहीं है, उनके अंदर ये योग्यता ही नहीं है। जैसे आप सभी को पता है कि ये खाना बनाना एक कला है ना? हम सब कब से खाना बनाते हैं। जैसे किसी के घर में अगर आप देखेंगे तो जो गाँव की लड़कियाँ होती हैं, गाँव की बच्चियाँ होती हैं, तो उनके घर पे जो माताएँ होती हैं, पिताजी होते हैं, भाई होते हैं, तो वो ज़्यादातर खेत में कार्य करते रहते हैं। जो बच्चियाँ होती हैं, वो छठी 7वीं क्लास से ही खाना-वाना बनाना उनका काम हो जाता है। वो घर पे अपना अगर छोटा भाई-बहन है तो उनकी देखभाल भी करती हैं और साथ ही साथ खाना-पीना भी बनाती हैं। लेकिन ये बताइए कि घर में जैसे जो लोग हैं, काफ़ी ऐज के भी हो गए हैं। अगर 10 औरतें हैं घर में, दसों लोग खाना बनाती हैं और हर महिला ने या हम कह सकते हैं कि जो भी औरत हैं या जो भी लड़की हैं, उन्होंने बचपन से ही खाना बनाना स्टार्ट किया था। क्या लेकिन सब लोग एक जैसा ही खाना बनाते हैं? नहीं। तो ये खाना बनाना भी एक कला है और ये कला सबके अंदर नहीं होती है। खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई ऐसा होता है जो बहुत बढ़िया खाना बना देता है, तो उसके अंदर वो कला है। कढ़ाई 10 लोग करते हैं, लेकिन एक लोग बहुत बढ़िया कढ़ाई कर लेते हैं। मेहंदी आप देखेंगे तो हर घर में कोई न कोई मेहंदी लगाता है, लेकिन ये भी तो एक कला है। तो ये जो कला है, जो एक उद्यमी व्यक्ति होते हैं, वो कोई भी कला हो, हम बस आपको बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहे थे। ये तो हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जो उद्यमी हैं, तो उनके अंदर एक कौशल होना चाहिए कि वो जो भी चीज़ें कार्य करने वाले हैं, उसको सीखें, उसको उसकी योग्यता को प्राप्त करें। कठिन मुद्दों से निपटने और उनकी यथार्थवादी समाधान ढूँढने की क्षमता हो। ऐसा ना हो कि जो उद्यमी हैं थोड़ा-सा मुसीबत आया और वो भाग जाएँ। नहीं, कठिन मुद्दों से निपटने की उनके अंदर साहस होनी चाहिए, यथार्थवादी समाधान ढूँढने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। अगला है यथार्थवादी होना और आसान समाधान की उपेक्षा ना करना। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल आसान सा समाधान ढूँढ लें। जो उद्यमी हैं उनको उनके अंदर जोखिम उठाना चाहिए, बड़े-बड़े जो तूफ़ान आने वाले हैं उनसे लड़ने का साहस होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। गतिविधियों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता होनी चाहिए।
जैसे जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, जो भी असफलताएँ हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और आपने ये भी देखा है ना, जो आपने निर्णय पढ़ा था, तो निर्णय में क्या पढ़ा था? आप जो भी निर्णय लें, निर्णय आप लेंगे बहुत सोच-विचार कर लेंगे। पहले आप समस्या देखेंगे, विकल्प देखेंगे, अच्छे विकल्प का चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद आप उसको क्रियान्वयन करेंगे। फिर जो परिणाम आएगा, उस परिणाम के लिए आपको तैयार रहना होगा, उसको स्वीकारना होगा। तो जो एक उद्यमी व्यक्ति होता है, उसको अपनी असफलताओं का सामना करना होगा, ऐसी उसमें योग्यता होनी चाहिए। असफलताओं से घबरा कर भागना नहीं चाहिए। जैसे ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर कभी हम पे मुसीबत आती है, तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर मुसीबत आई है, तो 100% वो मुसीबत जाएगी, वो टिकने वाली नहीं है। जैसे अच्छे दिन आते हैं, तो अच्छे दिन जाते भी हैं, बुरे दिन आएँगे, वो भी जाएँगे और हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन आता है। हो सकता है कि हमें कभी ऐसा हो कि हमें फैमिली का सपोर्ट हो या कोई ऐसा सपोर्ट हमें मिल जाए तो हमें उस दुःख का एहसास उतना ना हो। लेकिन कभी न कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। अगर आज आप अकेले हैं, आज आपका टाइम खराब चल रहा है, आज आप बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हैं जिससे आप निकल नहीं सकते हैं। 100% मान के चलिए कि आप उस परिस्थिति से निकलेंगे। समय बदलेगा, समय रुकता नहीं है, ठीक? तो कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं है। जैसे जैसे ये मान लीजिए कि जो अभी हमारा टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, करीब इसमें 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा और सीटें हमारी लगभग 200 हैं। तो सिलेक्शन हमारा उन्हीं 200 बच्चों का होना है, बाकी सब पीछे रह जाएँगे। तो क्या हमें घबरा जाना है? नहीं, हमें ये स्वीकारना होगा, ये हमें स्वीकार करना होगा, ये कड़वी सच्चाई है कि हमें जो हमारी 200 सीटें हैं, बस उसी में से 200 सीटों पर ही सिलेक्शन होना है, बाकी का पीछे रह जाना है। लेकिन हमें क्या करना है, तैयारी छोड़ देना है? नहीं, हमें तैयारी करते रहना है, ठीक? अगला है आपका कि होना विनम्र होना और संकट की परिस्थितियों से निपटने की योग्यता, अच्छे संप्रेषण कौशल का ज्ञान। कुल मिलाकर कहने का आप मतलब यही है कि जो उद्यमी व्यक्ति हैं, उन्हें हर तरह के जोखिम के लिए तैयार रहना है, उनको हर प्रकार का जोखिम उठाना है, असफलताओं से भागना नहीं है, उनको डटकर सामना करना है, सबके साथ मधुर व्यवहार करना है, अपने प्रबंधन कौशल को उनके अंदर होना चाहिए कि जो भी उनके अंडर में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, मधुर व्यवहार हो, सबकी देख-रेख करें, अच्छा प्रबंधन हो, योजनाएँ बनाएँ, उसका क्रियान्वयन करें, अपने जो भी सहकर्मचारी हैं, उनको साथ लेकर चलें, उनके भी बातों को सुनें, समझें। ये सारी कहने का मतलब इनकी एक विशेषता बताई गई है, जो कर्मचारी हैं जो एक उद्यमी है उसकी। ठीक? उद्यमी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवपरिवर्तनकारी, रचनात्मक और लक्ष्य अभिमुखी होना चाहिए। उद्यमी को सीधे कार्रवाई करने और कार्य करने की अधिक प्रभावी तरीके का पता होना चाहिए। अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो ये उद्यमी व्यक्ति होते हैं, उनमें ये आपको विशेषताएँ देखने को मिलेगी। कुछ आपके सामाजिक उद्यमी होते हैं, यानी कि सामाजिक उद्यमिता होती है। तो सामाजिक उद्यमिता अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरणा का आधार होते हैं या सामाजिक उद्यम वृत्ति एक विशेष समूह या व्यापक रूप से समाज कल्याण की भावना और उद्यमिता के मध्य एक बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए ये लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक? तो जो आपके सामाजिक उद्यमी मुख्य रूप से कमज़ोर, उपेक्षित या फिर जो वंचित या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, उनको बेहतर कार्य करने के लिए
करते हैं। इसी के साथ-साथ जो आपके सामाजिक उद्यमी हैं, इनके कार्यों को मूल रूप से जन कल्याण की भावना इनके अंदर रहती है। ये लोग अपनी सफलता को आर्थिक लाभ से नहीं, बल्कि जो उनके कार्यों का लोगों के जीवन पर गुणवत्ता का प्रभाव पड़ रहा है या जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उससे आँकते हैं। ये जो आपके सामाजिक उद्यमिता होते हैं ना, ये मतलब अपने लाभ पर नहीं, लोगों के कल्याण पर कार्य करते हैं, बस इतना आपको समझना है। ठीक? तो आज आपने 2 पॉइंट को समझा। क्या? एक आपने देखा सुकार्यिकी क्या है, दूसरा आपने देखा उद्यमिता क्या है। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर राइटर की बुक आपके पास मतलब हर ब्रांच की एक-एक बुक तो आपके पास होगी ही होगी। लेकिन इन जो आपको अलग से मिलते हैं, इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।